आखिर वीरा की तजवीज़ ही बेहतर महसूस हुई और मैंने खामोशी से अपनी जगह छोड़ दी। सलीम नहायत उदासी के आलम में शाने ढलकाए अपनी जगह पर बैठा हुआ था। मेरी झलक देखती ही उसकी आंखों में एक खुशगवार से हैरत उभर आई और फिर वो मेरे एक ही इशारे पर उठकर बाहर आ गया। इस बार उसे जगह देते हुए उसकी हम सफर ने बहुत बुरा सा मुंह बनाया था। सलीम के बार बार आने जाने से वो बेआराम हो रही थी। अपनी उम्र की वजह से उसका वो रद्द अमल नामुनासिब नहीं था। सालिसूर से इतनी खुश इखलाक और नरम दिल मालूम होती है, लेकिन अंदर से बिल्कुल अजट और वहशी है। पल भर में यूं आंखें बदल ली कि मैं भौंचका रह गया। पता नहीं तुम क्या देखकर उसे रोज ही रोज कह रहे थे। ये पाकिस्तान में मिली होती तो इस बदतमीजी पर मैं इसे थप्पड़ जरूर रसीद करता। ये गोरी लड़कियां ऐसे ही मुंह फट और बदतमीज होती हैं। अपना मूड हो तो कुत्तियों और बिल्लियों की सतह से भी गिर जाती हैं, फिर यकायक पारसाई झाड़ने पर तुल जाती हैं। इनको बहुत संभल कर ढील करना होता है। मगर मैंने सूरत हराम लड़की को कौन सा सींग मारा था। आप इतने भोले ना बनो। तुम्हारे आ जाने के बाद मैंने उसे काफी लान तान की है। वो शिकायत कर रही थी कि तुमने मानी के अंदाज में उसका हाथ दबाया था। तुम लौट आते तो वो तुम्हारी इस हरकत को नजरअंदाज कर देती, लेकिन जब तुम वहीं बैठने लगे तो उसे एकदम गुस्सा आ गया। वो सफेद झूठ बोल रही है। हम लोग एक दूसरे का हाथ दबा कर ही मुसाफा करते हैं। ढीले और लिजलिजे हाथों से हर एक को वहशत होती है, बल्कि इसे बद इखलाकी समझा जाता है। तुम पाकिस्तान की बात कर रहे हो, मगर ये भूल रहे हो कि हमारे यहाँ औरतों से हाथ मिलाना बहुत मायूस समझा जाता है। मगरिब में औरत से इसी वक्त हाथ मिलाया जाता है जब वो पहल करती है, और अगर इससे कोई बेतकल्लुफाना ताल्लुक ना हो तो बस नरमी से हाथ लेकर सब कुछ औरत की मर्जी पर छोड़ दिया जाता है, ताकि वो जब चाहे अपना हाथ वापस खींच ले। मुझे ये सब नखरे नहीं मालूम। उसने चिढ़कर कहा, पहले इसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया था, इसे बर्दाश्त से काम देना चाहिए था। अब इस पर लानत भेजो। किस्सा दरअसल सिर्फ इतना सा है कि गैर मुल्की सियाहतों में तुम्हें किसी मुअज़्ज़ज़ औरत से हाथ मिलाने का इत्तेफाक नहीं हुआ और तुम रोजी के सामने मार खा गए। ये भी कह सकते हो वो मेरा तंज समझे बगैर रवा रवी में क्या गया। मेरे लिए यही एहसास काफ़ी है कि मेरी खमायत में तुमने उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की है। ये बताओ कि अब लंदन में तुमसे कहाँ मुलाकात हो सकेगी? मैंने बेतकल्लुफी से पूछा। क्यों? अब उसे मेरा लंदन का पता देने का इरादा है ताकि वो अपने किसी बदमाश बॉयफ्रेंड को लेकर वहां पहुंच सके। उसने इत्तबा अमेज लहजे में सवाल किया। मैं बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने उसे आंख मार कर कहा, जहाज में वो मेरे साथ है, उतरने के बाद न जाने किसके साथ होगी। जब तक वो मेरे हम सफर है मैं तुम्हारे साथ बैठकर शुगल नहीं कर सकता। बिला वजह उससे बदमजगी हो जाएगी। अब लंदन ही में किसी वक्त मिल बैठेंगे। मेरे जवाब से उसके शुबहात जायल हो गए। उसने तमहीद उठाते हुए कहा, सैरो सियाहत में मैं महंगे होटलों में पैसा फूंकने का कायल नहीं हूँ। सुबह से रात तक शहर नवर्दी करने के बाद रात को सोने के लिए एक साफ बिस्तर दरकार होता है। मैं आमतौर पर चेरिंग क्रॉस के रॉयल होटल में ठहरता हूँ। वहाँ का अमला मेरे लिए कोई ना कोई कमरा निकाल ही लेता है। ये कहते हुए उसने अपनी जेब से पर्स निकालकर इसमें से एक कार्ड तलाश किया और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मुझे वहां पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होती। तुम ये कार्ड रख लो। जब भी मिल बैठने का इरादा हो तो पहले फोन पर प्रोग्राम तय कर लेना। उसने जवाब में मुझसे मेरे ठिकाने के बारे में कोई सवाल नहीं किया, वरना मैंने सोच लिया था कि एयरपोर्ट पर अपने किसी फर्जी मेजबान की आमद का जिक्र करके उसे टाल दूंगा। किचन के करीब उससे कुछ देर तक बातें करने के बाद मैं वीरा के पास लौट आया। मुआफी तलाफी में तुमने खासा वक्त ले लिया। कामयाबी हुई? उसका मुंह फूला हुआ है। मैंने खामोशी से रॉयल होटल का मैल खाया हुआ पुराना कार्ड उसकी गोद में डाल दिया। कार्ड देखते ही वो मुस्कुराने लगी। खाक वहीं पहुंची है जहां का खमीर। चेरिंग क्रॉस के इलाके में हर वक्त दुनिया भर के स्याह हजूम की सूरत में रहते हैं और वहां आवारा औरतें भी कसरत से पाई जाती हैं। ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात ना कहो कि चेरिंग क्रॉस जाने वाला शुरफा उसके जिक्र से शर्माने लगे। मैं हकीकत बयान कर रही हूँ। क्या तुमने सागा के चक्कर में नेपियर रोड पर वक्त नहीं गुजारा? चंद गलियों को छोड़कर वहां इज्जतदार लोग भी रहते हैं, लेकिन रुसवाए जमाना गलियों और बदनाम कोठों की वजह से नेपियर रोड का नाम बदी की एक अलामत बनकर रह गया है। यही हाल चेरिंग क्रॉस का है। स्याहों की दिलचस्पी के सारे आलमी मराकज शिकारी औरतों की तवज्जो का खास मरकज होते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। वो कोई नफीस मौजू नहीं था, लेकिन मेरी हमनशीं वीरा थी जो दुनिया के हर मौजू पर बेतकान बोलने की खुदादाद सलाहियत रखती थी। वो मौजू दराज होता चला गया। मुसाफत के लिहाज से वो परवाज तवील थी, लेकिन मैंने सारा वक्त मसरूफ रहकर इत्मीनान से गुजारा। नीचे के मंजर तेजी से बदलते रहे। इसी के साथ आसमान से रोशनी मादूम होने लगी। त्यारे के अक्कम में गहरी स्याह चादर मुहित थी, लेकिन 30,000 फुट की बुलंदी से आगे रोशन उफक नजर आ रहा था। जमीन की महवरी गर्दिश और वक्त के फर्क की वजह से वो अंधेरों से रोशनी की तरफ का सफर कहा जा सकता था। फिर जहाज के गिर्द भी अंधेरा होने लगा। नीचे गहरे बादलों के परे तैरते फिर रहे थे, जिनकी वजह से जमीन का तफसीली नजारा करना मुमकिन नहीं था। फटे हुए बादलों के दरमियान से कहीं कहीं जमीनी रोशनियां
या स्यातर समंदर के सीने पर तैरते हुए रोशन जहाज नजर आ जाते थे। लंदन की आमद के ऐलान के बाद जहाज बादलों की दबीज चादर को चीरता हुआ जमीन से करीब तर हुआ तो निगाहों के सामने यकायक रोशन नुक्तों की एक जमीनी कैकचा रोशन होगी जो लम्हा बलमा वाज़ेह होती जा रही थी। हीथ्रो लंदन का शहरी एयरपोर्ट है, जबकि लंदन के मुज़ाफ़ात में गेटवे के नाम से दूसरा जदीद तरीन एयरपोर्ट भी हर रोज मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी परवाज़ों का बोझ उठाता है। हमारी इस परवाज़ का रुख हीथ्रो एयरपोर्ट की तरफ था। आखिरकार लंदन की सरजमीन पर हमारे इस सफ़र का दूसरा हिस्सा तमाम हुआ। इस बार मुसाफिरों की अक्सरियत बज़ाहिर तालीम याफ्ता और मुहज़्ज़ब नजर आती थी, लेकिन वहाँ भी जहाज़ रुकने से पहले बहुत से मुसाफिरों ने अपनी जगह छोड़कर दस्ती सामान यकजा करना शुरू कर दिया। जूं की रफ्तार से रिंगता हुआ जहाज़ आखिरकार रुक गया। दरवाज़ा खुला, टेलीस्कोपिक गैंगवे खुले हुए अगले दरवाजे से जोड़ा गया और फिर कितार आगे से रखने लगी। जहाज़ से इस रास्ते में दाखिल होते हुए मैंने जोड़ से आने वाली हवा की खुनकी महसूस की और अंदाजा हुआ कि लंदन में कराची के मुकाबले में मौसम खास असर था। इस तवील और कुशादा सुरंग से निकलने के बाद मुसाफिरों को आगे ले जाने वाली फर्शी बेल्ट हमवार रफ्तार से रवां थी। इस कुशादा बेल्ट के दोनों तरफ पैदल चलने के शौकीन मुसाफिरों के लिए साफ सुथरे और वसी फर्शी रास्ते मौजूद थे। बेल्ट के दोनों तरफ बाड़ लगी हुई थी, जिसकी वजह से कोई दरमियान से इस मुतहरक पट्टी पर सवार नहीं हो सकता था। डिसिप्लिन और कितार के मामले में अंग्रेजों का रवायती मिजाज यहाँ पहुंचते ही जाहिर हो जाता था। जिसको रवां बेल्ट से इस्तेफादा करना हो वो कितार बंदी करके ही इस पर सवार हो सकता था। इस परवाज से लंदन पहुंचने वाले बेशतर मुसाफिर अंग्रेज नहीं थे, मगर तहम्मुल के साथ इस सरजमीन की रवायात का पूरा पूरा एहतराम कर रहे थे। मगर कुछ उजलत पसंद ऐसे भी थे जो बेल्ट के दोनों किनारों पर खड़े हुए मुसाफिरों के दरमियान से धक्के देते और दस्ती बैग पिंडलियों पर मारते रवां बेल्ट पर आगे दौड़े जा रहे थे। बेल्ट के इख्तिताम पर वसी इमिग्रेशन हॉल आ गया, जहां मोटे मोटे पाइपों की महदूद रुकावटों के साथ मुसाफिर सफ आरा होने लगे। हाल में पहले से बहुत से मुसाफिर मौजूद थे। इस रोज इमिग्रेशन के तकरीबन तमाम ही काउंटर आबाद थे, जिससे अंदाजा हो रहा था कि इस रोज हीथ्रो पर परवाजों का खासा दबाव था। पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक हम दोनों ने अपने लिए अलग अलग कितारों का इंतखाब किया। मुझसे पहले वीरा की बारी आ गई और वह इमिग्रेशन काउंटर के बराबर में से गुजरकर बैगेज हॉल की तरफ चलती। कुछ देर बाद मेरी भी बारी आ गई। काउंटर पर बैठी हुई मुअन्निक और बावकार खातून ने मेरे पासपोर्ट का तस्वीर वाला सफ़ा उलट कर मेरे चेहरे पर एक भरपूर निगाह डाली और फिर कुछ कहे सुने बगैर और आँख उलट कर एक खाली जगह पर मोहर जब्त कर दी। पासपोर्ट मुझे वापस लौटाते हुए वो खातून बंद होंठ फैलाकर रस्मी अंदाज में मुस्कुराई थी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ता चला गया। इमिग्रेशन हॉल से निकलती बैगेज हॉल में बड़े से रोशन बोर्ड पर इन तमाम परवाजों के नंबर नुमाया थे जो इस वक्त हीथ्रो पर उतर चुकी थी। इनके मुकाबिल ही बेल्ट नंबर मौजूद थे जिन पर मुतल्लिका परवाज के मुसाफिरों का सामान आना था। कहीं कोई बदनज़मी या अफरा तफरी नहीं थी। हर मुसाफिर अपने मुतल्लिका बेल्ट पर अपने सामान की आमद का मुंतजिर था। बराबर वाले दूसरे हाल में भी यही मंजर था। वहां वीरा मेरी या शायद सामान के मुंतजिर थी। करीब जाकर मैंने देखा कि वो दोनों हल्के फुल्के सूट के ट्राली पर रख चुकी थी। बाहर निकलने तक अलग अलग ही रहो तो बेहतर है, अभी कस्टम का एक मरहला बाकी है। मैंने उसके पास जाकर हल्की आवाज में कहा और वो तफीमी अंदाज में सर हिलाकर रह गई। मैंने अपना सूटकेस हाथ में लटका लिया। वीरा ट्राली लेकर आखिरी मरहले से निमटने के लिए चल दी। हम दोनों को ही कस्टम के तफसीली मुआयने से गुजरना पड़ा, जबकि ग्रीन चैनल से गुजरने वाले बहुत से लदे फंदे मुसाफिरों से कोई तारुफ नहीं किया गया था। इस इत्तिफाक की दो ही वजूह हो सकती थी। अव्वल हमारे पासपोर्टों का पाकिस्तानी होना, दोइम हमारे रखते सफर का मशकूक हद तक मुख्तसर होना। सबब कोई भी रहा हो वो मजबूत ही होगा। तासुब वाली कोई बात होती तो इसकी इब्तदा इमिग्रेशन काउंटर ही से हो जानी चाहिए थी। दरअसल पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाले बाज सादा लू मुसाफिर नादानिस्तगी में मंशियात के अयार स्मगलरों के आलाकार बनकर बैरून मुल्क इतनी बड़ी तादाद में गिरफ्तार और सजायाब हुए हैं कि पाकिस्तानियों के लिए बरादराना जज्बात रखने वाले ममालिक का रवैया भी जांच पड़ताल के मामले में हद तक आमेज हद तक संजीदा होता है, जिसकी वजह से मुअज़्ज़ज़ और बेगुनाह मुसाफिरों को दूसरों के सामने खिफत का सामना करना पड़ता है। सामान की तफसीली तलाशी, गैर मुतवक्का सवालात पर मेरे इज़्तिरारी रद्दअमल के मुशाहिदे और पासपोर्ट की पड़ताल के बाद मुझे रुख्सत की इजाज़त मिल गई। इस सफ़र में मेरे लिए वही एक मरहला अज़ाब शिकन साबित हुआ, वरना इब्तिदा से आखिर तक सब कुछ मामूल के मुताबिक रहा था। वीरा एयरपोर्ट की इमारत के इस मकाम पर मेरी मुंतजिर थी, जहाँ से टैक्सी या ट्यूब के लिए अलग अलग रास्ते लिए जाते हैं। कस्टम वालों के रवैये ने मेरे खुशगवार मूड को बिल्कुल चौपट करके रख दिया था। मैंने ट्यूब से सफ़र का इरादा तर्क करके करीबी टैक्सी स्टैंड की राह लेने का फैसला कर लिया। सड़क की ऊपरी मंजिल के साए में कदरे खुनक हवाएं कुछ ज्यादा ही तेज महसूस हो रही थी। आने वाले मुसाफिर अपने साथ सामान के साथ कितार के आखिरी सिरे पर रुकते जा रहे थे।
खाली टैक्सी आती और सबसे आगे वाले मुसाफिर को असबाब और मुतल्लिकीन समेट कर तेजी से आगे रवाना हो जाती। लंदन की काली टैक्सियां मीटर से चलती हैं, सामान का किराया मुकर्रर है, कोई मोल तुल नहीं होता। मुसाफिर टैक्सी में बैठकर अपनी मंजिल का पता बताता है और थोड़ी ही देर में ड्राइवर मतलूबा पते पर गाड़ी रोक देता है। वहां वो सब कुछ किसी मशीनी अमल की तरह हो रहा था। एक पुलिस वाला जेबों में हाथ डाले दूर ही से सारे अमल की निगरानी कर रहा था। बारी आने पर हम दोनों टैक्सी की अकबी नशिस्त पर सवार हुए। सूटकेस कुशादा पायदान के एक गोशे में आ गया। ड्राइवर ने दरमियान में लगे हुए शीशे की शफाफ खिड़की सरकाकर सिर्फ यस सर कहा और वीरा ने प्रेसिडेंट होटल का नाम ले लिया। टैक्सी जन्नाटे से आगे बढ़ गई। मेरे लिए वो शहर अजनबी नहीं था। मैंने इसकी सड़कों पर और बाजारों में काफी दिन गुजारे थे और शहर के मुजाफात में दीवानावार गजाला को ढूंढता फिरा था। वो दौर और था जब वीरा मेरे लहू की प्यासी बनी हुई थी और कराची से गजाला को अगवा करके इंग्लिस्तान भिजवा चुकी थी ताकि मुझे अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर सके। इस वक्त गजाला बीवी नहीं सिर्फ मेरी चाहत थी। वो माँ और फिर बाप के साए से महरूम हो चुकी थी। मैंने हमेशा उसे कॉलेज से फारिग उल तहसील होने वाली एक घरेलू लड़की के रूप में चाहा था। उसके अगवा की वहशत असर खबर की तस्दीक होते ही मैंने समझ लिया कि वीरा के हाथों उस पर एक कयामत गुजरने वाली थी। दयार गैर में वहशी दुश्मनों के चुंगल में फंसी हुई नर्मो नाजुक सी लड़की अब न कोई दिफा करने के काबिल नहीं थी। लंदन पहुंचने के बाद जब गजाला का पहला हौसला अफजा सुराग मिला तो मुझे अंदाजा हुआ कि पैर के नीचे आकर च्यूंटी भी शेर बन सकती है। गजाला ने अपने मुसल्ला रखवालों के छक्के छुड़ा दिए थे और किसी खौफजदा हिरनी की तरह उनके हिसार से निकलकर इतनी सुराग से फरार हुई थी कि मैं खुद भी उस तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सका था। यह वक्त का एक सबक आमूज इनकलाब था कि इस बार गजाला मेरी बीवी बनकर कराची में बैठी हुई थी और वीरा मेरी रफीके सफर बनकर मेरे साथ लंदन की सड़कों से गुजर रही थी। वो सब सोचते हुए आसूदगी का एक अजीब सा सरूर में रगे पैर में सरायत कर गया। मैंने आंखें मूंद कर वीरा का भरा भरा गुदाज बाजू सख्ती से अपनी मुट्ठी में भींच लिया। मेरी वो हरकत बिल्कुल गैर इरादी थी। इस वक्त मेरी कैफियत ऐसे किसी जंगजू से मुशाबा थी जिसने अपने दुश्मन को घायल करके अपने कदमों में जेर कर लिया हो और फतेह के नशे से सरशार हो। जंगजू गिरे हुए दुश्मन की खोपड़ी को ठोकर लगाने में तस्कीन और लज्जत महसूस करता है। मैंने वीरा की मखरूती गर्दन के बजाय उसके बाजू को दबोच लिया था क्योंकि वो माजी की दुश्मनियों को भूलकर मेरी हलीफ बन चुकी थी। अपनी उंगलियों की सख्त होती हुई इस तरारी गिरफ्त पर मैं खुद भी चौंक पड़ा। मुझे ख्याल हुआ कि सख्त और बेरहमाना गिरफ्त पर वीरा की तरफ से कोई सूती या अमली एहतजाज नागुज़िर था, मगर वह खामोश और साकित बैठी हुई थी। उसके लबों से कोई सरगोशाना सिसकारी तक की आवाज नहीं निकली थी। मैंने उसका बाजू छोड़कर आंखें खोल दी और वीरा की तरफ देखा तो उसकी हसीन आंखों में यकायकी खुमार के डोरे उतराए थे। बाजू क्यों छोड़ दिया? उसने भराई हुई धीमी आवाज में सवाल किया। इसे इतना भींचते कि मेरे बाजू की हड्डी तक सुरमा हो जाती और देख लेते कि मैं फिर भी उफ तक न करती। बहुत सफाक और जंगली हो तुम। इस बुरी तरह नोचा है कि मेरे बाजू पर गहरा नील पड़ गया होगा। सॉरी, इस हरकत में मेरे इरादे का कोई दखल नहीं था। इस वक्त मैं ख्यालों की किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। बेध्यानी में तुम्हें अजियत दे बैठा। वो मजरू अंदाज में हंस पड़ी और बोले, मुझे मालूम है कि लंदन के सड़कों से गुजरते हुए तुम क्या सोच सकते हो। इस वक्त तुम्हें अपना पिछला सफर याद आ रहा होगा जब तुम गजाला के फिराक में सुलगते और तड़पते हुए यहाँ आए थे। वो सब सोचकर तुम्हारा खून खोल रहा होगा। इन तमाम मसाइब की जड़ मैं थी। इस वक्त तुम्हारा हाथ मुझ पर ही उठ सकता था। गनीमत है कि अब वो दुश्मनियां तमाम हो चुकी हैं, इसलिए तुम्हारा हाथ मेरी शहरक से पहले बाजू पर रुक गया, वरना यह काली टैक्सी मेरा मक्तल भी साबित हो सकती थी। उसके ठीक ठीक कयास सराई पर मैं अंदर से ही हिलकर रह गया। वो औरत मेरे लिए दिन ब दिन खतरनाक तर होती जा रही थी। मेरे साथ रहकर उसने मेरे ज़हन में झांकने की हैरान कुन इस्तेदाद हासिल कर ली थी। उससे पहले वो कई नाजुक मौके पर हकीकत से करीब तर कयास सराइयाँ करके मुझे मुतहय्यर करती रही थी, लेकिन इस वक्त उसने ठीक ठीक अंदाजा लगाकर मुझे शस्तर कर दिया था। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उसकी हौसला शिकनी की गर्ज से सफ़ेद झूठ बोलने का फैसला करके जवाब दिया। ये तुम्हारे गुनाह हैं जो इस वक्त तुम्हारे सर चढ़ कर बोल रहे हैं। सच पूछो तो मैं बहुत दूर के इन रोमान परवर ख्वाबों में खोया हुआ था जब तुम ब्लैक क्वीन होती थी, और मैं किसी न किसी वजह से तुम्हारी अना को भड़काकर तुम्हें अपनी तरफ मुतवज्जा करने में कामयाब हो गया था। वीरा के लिए मेरी वो कलाबाजी इस कदर नाकाबिले यकीन और हैजान अंगेज साबित हुई थी कि वो अपने सारे क़यासात को भूल भाल कर निशिस्त पर मेरे करीब से रकाई और मखमूर आवाज में कहने लगी। मैं भी उन अरमान अंगेज दिनों को याद करके अंदर ही अंदर कुड़ती रहती हूँ, मगर मैंने कभी नोचने को सोटने की कोशिश नहीं की। 5 उंगलियां यकसा नहीं होती, सारे इंसानों का मिजाज एक जैसा नहीं होता। मैंने निशिस्त पर उससे अलग रहने की कोशिश करते हुए कहा,
तुमने सुना होगा कि अपनी फितरत के एतबार से औरत समंदर और मर्द साहिल की तरह होता है। ऐसी मिसालें सदियों के तजर्बे के बाद वजूद में आती हैं। मेरे लिए एक नई मिसाल है। समंदर और साहिल तो एक दूसरे में पस्त होते हैं, मद्दो जज़र के साथ दोनों ही घटते बढ़ते रहते हैं। पहली बात तो यही है कि दोनों एक दूसरे के लिए लाजुम व मलजूम है। समंदर चढ़ता है तो साहिल इसे अपने सीने पर समेट लेता है, उतरता है तो फिर से इसकी शनाख्त उभर आती है। साहिल की भुरभुरी रेत हर चीज का असर जल्द कबूल करती है, धूप से तपने लगती है, साए में खुनक हो जाती है, नमी जल्द कबूल करती है और फिर फौरन ही सूख जाती है। पुराने निशानों पर हर नए कदम का निशान आसानी से कबूल कर लेती है। और यही सब मर्दों के औसाफ हैं। वो पल भर में मेहरबान होकर नामेहरबान हो जाते हैं। मगर समंदर औरत के ज़र्फ की तरह गहरा होता है। इसकी तह में तूफान मचलते रहते हैं मगर सतह पुरसकून नजर आती है। वो धीरे धीरे गर्म होता और फिर इसी तरह सर्द होता है, किसी का असर कबूल नहीं करता और ना ही किसी का कोई निशान बरकरार रहने देता है। मैंने उसके ज़हन को उलझाने के लिए जरा ज्यादा वजाहत के साथ इस मिसाल का हदूद अरबा बयान किया और मेरी बताई हुई इस तफसीर में डूब गई। अगर वो मेरे ख्यालात भांप सकती थी तो मैं भी बड़ी हद तक उसका मिजाज आशना था। तुम ठीक कह रहे हो, और वाकई एक समंदर होती है। शायद गौर करने के बाद इस पर मेरी वजाहत के नए मफहूम आश्कारा हो रहे थे। उसकी मौजें साहिल से चलती हैं और फिर वहीं सर पटकती रहती हैं। यह वफा की अलामत है। माना कि तुम समंदर हो, मगर इस टैक्सी में मेरे ऊपर सवार होने की कोशिश मत करो। अपनी मुदाफाना कोशिशों में नाकाम होकर मैंने बेबसी से कहा। ड्राइवर अपने अकबनुमा आईने में साहिल और समंदर की ये कशमकश गौर से देख रहा होगा। इसने कहीं गाड़ी लड़ा दी तो मेरा खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। लंदन आकर ऐसे अंजाम से दो चार होना बहुत अलमनाक होगा। इस वक्त तक वो मेरे ऊपर झुकी पड़ रही थी। मेरी बात पर वो हंसते हुए अलग होगी। तुम बहुत सुव्वर हो। कैबन में इतना अंधेरा है कि वो हमें देख ही नहीं सकता। इन काली टैक्सियों की पुश्तगाहें इतनी ऊंची रखी जाती हैं कि ड्राइवर मुसाफिरों के सरों के ऊपर से बराह रास्त अकबी ट्रैफिक पर निगाह रख सकता है। वो अपने आईने का जाविया बदल कर मुसाफिरों के तजस्सुस में पड़े तो पीछे आने वाली गाड़ियों को देख ही नहीं सकता। तुम हर वक्त बेसरोपा बहाने तराशने में माहिर होते जा रहे हो। आज तुम मेरे साथ मुसलसल ज्यादतियां कर रही हो। मैंने एहतजाज किया। पहले सफाक और जंगली कहा, फिर सुव्वर कह दिया और अब बहाने बाज करार दे रही हो। यह सब प्यार की बात है, इनसे कोई अजियत नहीं होती। तुमने तो मेरे बाजू को कुचल कर नील तक डाल दिया है। जुल्म करते हो तो हल्के से तंज और मजाक को भी सहने की आदत डालो। ड्राइवर शायद शहर की मसरूफ सड़कों का रुख करने से गुरेजा था। उसने टैक्सी ऐसे रास्तों से निकाली कि हम पूरी ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट छोड़कर एक चौराहे पर अचानक ही मार्बल आर्च के करीब जा निकले। इस कदीम आर्च के सामने ही प्रेसिडेंट होटल की इमारत मौजूद थी। होटल के पोर्च में टैक्सी रुकते ही किसी पोर्टर के बजाय होटल का कोई सीनियर रुकन तेजी से हमारी तरफ आया। गुड इवनिंग सर, क्या आप एडवांस बुकिंग के साथ यहाँ आए? उसने वीरा के लिए टैक्सी का दरवाजा खोलते हुए मुझसे सवाल किया। नहीं, हम एयरपोर्ट से सीधे आ रहे हैं। मुझसे पहले वीरा बोल पड़ी, इस उम्मीद पर कि यहाँ कोई कमरा मिल ही जाएगा। मुझे ये होटल पसंद है। मैं हद से ज्यादा शर्मसार हूँ मादाम। अगले 10 दिन तक होटल बुक है। सिर्फ वीकेंड पर 1 या 2 रातों के लिए जगह मिल सकेगी। वीरा ने टैक्सी से उतरने का इरादा मुलतवी कर दिया। नोवार्द ने आहिस्तगी से दरवाजा बंद किया और वीरा का शुक्रिया कबूल करके बरामदे की तरफ लौट गया। टैक्सी के पीछे दूसरी गाड़ियां जगह खाली होने की मुंतजिर थीं। हमारे ड्राइवर ने टैक्सी आगे बढ़ा दी और बुड़बुड़ाने के अंदाज में बोला, सर, तुमने बिला वजह हिथरो से यहाँ तक आने का किराया ज़ाया किया। मुझे मालूम होता कि तुम बुकिंग के बगैर इधर आ रहे हो तो मैं पहले ही इधर आने से मना कर देता। सीजन में बुकिंग के बगैर सेंट्रल लंदन के माकूल होटलों में तिल धरने की जगह नहीं मिलती। वो लंदन के रवायती ड्राइवरों की तरह बातूनी था और पहला मौका मुयस्सर आते ही उसकी जुबान चल पड़ी थी। मैंने उसकी बात दरमियान ही सोच ली। मुझे अंदाजा हो चुका है कि एडवांस बुकिंग को भूलकर हमने संगीन गलती की है। अब तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? मैंने लहजा बिगाड़े बगैर उससे पूछा। सर, मैं तुम्हारी हदायत के इंतजार में हूँ। लंदन के कल्ब में पहुंच गए हो तो 2-4 होटल और भी झांक लो। यहाँ पोर्टमैन, हिल्टन, सेल्फ्रिज और क्लिफ्टन फोर्ड होटल करीब ही हैं। बारी बारी वहां भी देख लेते हैं, चाहे तुम्हारी किस्मत यावरी कर जाए।